हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब तक हमने एल्किल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं, रासायनिक अभिक्रिया है, वो पढ़ी हैं। तो उनके बाद हम क्या करते हैं, हमने थायो ईथर तक हमने अभिक्रियाएँ पढ़ चुके थे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिपरेशन है वो है एस्टर का निर्माण, यानी पांचवा जो है हमारा पॉइंट है एस्टर का निर्माण। एस्टर के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो अभिक्रियाएं किस तरह से कराई जाती हैं एस्टर के निर्माण में? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर लवणों से कराई जाती है RX प्लस में AgO C डबल बॉन्ड OR डैश, ठीक है। ये है सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण। इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया में गर्म करते हैं तो AgX बाहर निकल जाता है और क्या बनता है यहाँ पर RO C डबल बॉन्ड OR डैश, एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण होता है। जैसे ये है सिल्वर लवण। अब ये तो पता ही है कि सिल्वर लवण बनता कैसे है कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसी से सिल्वर के किसी भी लवण से करा देते हैं, सिल्वर के यौगिकों से कराते हैं। जैसे मान लो AgOH लिया, AgBr ले सकते हैं, AgCl कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से। तो इनकी अभिक्रिया कराते हैं। तो जैसे मान लो इसको लिया तो जल का अणु बाहर निकल गया, ठीक है। इसको लिया तो Br को HBr बाहर निकल गया, Cl को HCl बाहर निकल जाता है। तो ये Ag यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। तो ये क्या बनता है, सिल्वर लवण, ठीक है। अब सिल्वर लवण की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो क्या बनते हैं, एस्टर बनते हैं। और क्या बाहर निकलेगा, AgX बाहर निकल जाता है। Ag जैसे मान लो कोई भी यौगिक लिया हमने, एल्किल क्लोराइड लिया है, एथिल क्लोराइड लेते हैं यहाँ पर CH3CH2Cl, ठीक है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करा रहे हैं हम सिल्वर लवण से, AgO C डबल बॉन्ड O C2H5, या इसको CH3 लिख दें, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। क्या है ये, सिल्वर एसीटेट लवण है, सिल्वर एसीटेट लवण। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो AgCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया CH3CH2CO यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो ये तो प्रतिस्थापी होता है यहाँ पर, और एक कार्बन और दो कार्बन की श्रृंखला होती है। तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल। आप सामान्य रूप से क्या लिखेंगे, एल्केनोएट, एल्केनोएट, ये इसका IUPAC नाम है। भाई एस्टर का अनुलग्न क्या होता है, OH होता है, ठीक है। तो जो इधर जो प्रतिस्थापी इसका क्या लिख देंगे हम, एथिल, ठीक है, दो कार्बन का है। अब यहाँ पर देखो दो कार्बन है, एकल बंध है, तो एथेन क्या हो जाएगा, एथेन प्लस में OH, OH एक नंबर पर है तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल एथेनोएट हो जाएगा। तो इस तरह से एस्टर का निर्माण होता है, एथिल एथेनोएट। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, क्या लिखेंगे हम, एथिल एथेनोएट, ठीक है। इस तरह से इसका नाम लिख देते हैं। तो ये हमारा एस्टर का निर्माण हो गया। एल्किल हैलाइड से एथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं, सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया कराएंगे तो एस्टर, और प्लस में क्या बाहर निकल जाता है, AgCl बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये इसके एस्टर के निर्माण की विधि हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया जो पढ़ते हैं वो इसमें नेक्स्ट जो अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है एमीनों का संश्लेषण, ठीक है। एमीन कैसे बनते हैं, तो एल्किल हैलाइड से एमीन कैसे बनते हैं, तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया होगी वो क्या है, एमीनों का संश्लेषण है।
उसके बाद है एमीनो का संश्लेषण में हम क्या करते हैं, एमीन की अभिक्रिया। जैसे नेक्स्ट है एमीनो का संश्लेषण, एमीनो का संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि एल्किल हैलाइड से हम एमीन बनाते हैं। तो एमीन प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इस तरह से तीनों एमीनों का मिश्रण बनता है। तो इसमें अभिक्रिया क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया कराई अमोनिया से अभिक्रिया NH3, क्लियर है। NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2, एक H इधर लिख देता हूँ इस तरह से, ये NH3 ही होगा ये भी। इसकी अभिक्रिया ये कैसा है, ये एल्कोहलिक एमीन है, अमोनिया है, एल्कोहलिक, यानी अल्कोहल को मिलाकर इसमें कराते हैं और बंद नली में इसको गर्म करते हैं, बंद नली में गर्म करते हैं। तो क्या बनेगा, इसमें प्राथमिक एमीन बनता है, यानी RNH2, यानी प्राथमिक एमीन प्लस में HX। तो ये अभिक्रिया होती है एमीनों का संश्लेषण। लेकिन यदि हम इसको आधिक्य में ले लें, एल्किल हैलाइड को क्या लेते हैं, आधिक्य में, आधिक्य यानी एक्सेस में लेते हैं, इसका मतलब होता है अधिक मात्रा में लेते हैं इसकी तुलना में, तो ये अभिक्रिया लगातार जारी रहती है और तब तक बनती है जब तक कि चतुष्क लवण नहीं बन जाता। क्या अंत में अभिक्रिया किस पर रुकती है, चतुष्क लवण, यानी कार्बन के सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एमीन समूह से उस एल्किल समूह से हो जाता है। तो क्या बनता है, चतुष्क लवण बनता है, यानी टेट्रा कार्बन बनेगा इसमें। तो अभिक्रिया कैसे होती है, जैसे हम इसकी जगह पर ले लें, ये तो हमने कॉमन सी लिया है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। अब यहाँ से मान लो हमने लिया यहाँ पर CH3I, मैथिल आयोडाइड, क्या है इसका नाम, मैथिल आयोडाइड। इसको आधिक्य में लेते हैं। तो आधिक्य में लेने के बाद जब इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक अमोनिया से कराई जाती है, अभिक्रिया कराते हैं NH2 यानी अमोनिया, ठीक है, इसके साथ कराते हैं। कैसा अमोनिया है, ये एल्कोहलिक है, यानी अल्कोहल में इसमें मिलाया हुआ है। बंद नली में इसको गर्म करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें यहाँ पर तो देखो HX बाहर निकल जाएगा और मैथिल एमीन बनता है इस तरह से, CH3 और NH2 प्लस में HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकल गया। ये हो गया प्राथमिक एमीन, यानी प्राइमरी एमीन, मैथिल एमीन बनता है। अब यदि हमें क्या है कि सेकेंडरी टर्सरी एमीनों का मिश्रण बनाना हो, तो अभिक्रिया हमने ये इसको आधिक्य में लिया है, तो अभिक्रिया रुकेगी नहीं, अभिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि तीनों एमीनों का मिश्रण और चतुष्क लवण ना बन जाए। तो इसके लिए जैसे हम कोई भी एग्जांपल लें, यहाँ पर मैथिल आयोडाइड लिया, मैथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो अभिक्रिया किस तरह से होती है वो देखो, एमीनों के संश्लेषण में जैसे मान लो हमने लिया मैथिल क्लोराइड CH3Cl, अभिक्रिया कराई HNH अमोनिया से। कैसा है ये, एल्कोहलिक अमोनिया है, ठीक है। ये है मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसकी जब इसको बंद नली में गर्म करते हैं, बंद नली में गर्म करते हैं, ये आधिक्य में लिया गया है। आधिक्य का मतलब होता है अधिक मात्रा में, है ना, एक्सेस में लेते हैं, अधिक मात्रा में। तो दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, CH3NH2 प्लस में HCl। ये बन गया प्राथमिक एमीन, है ना। अब ये अभिक्रिया आगे फिर होगी, इससे अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर लिख दिया हमने NH2, ठीक है। ऐसा इसका दूसरा अणु लेते हैं यहाँ पर प्लस में CH3, मैथिल क्लोराइड का दूसरा अणु लिया। अब देखो NH2 का एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ पर, NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH2, तो ये HCl बाहर निकल गया,
तो यहाँ पर क्या बना CH3। CH3 के बाद क्या है NH। NH का मतलब एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अभी, और इसके बाद ये बाहर निकल गया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने CH3। तो अब देखो नाइट्रोजन से 2 CH3 समूह जुड़े हुए हैं, इसमें एक CH3 समूह था, इसलिए ये कहलाता था प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक जो एमीन की परिभाषा होती है वो क्या होती है, इधर बता रहा हूँ थोड़ा सा, NH3। ठीक है, ये है अमोनिया। अमोनिया जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगर मान लो अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से कर दिया जाए, R से कर दिया जाए, एल्किल में कोई भी आ सकता है, एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी, एक R से कर दिया जाए तो क्या बनेगा NH और R। तो RNH2 बन गया। क्या बन गया RNH2। तो क्या बनता है प्राथमिक एमीन। क्लियर है। अब दूसरे H का प्रतिस्थापन भी R से कर दें तो क्या बना RNR और एक H बचा हुआ है, यानी NHR2, यानी NH 2 एल्किल समूह R हो गए। ठीक है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी एमीन। क्लियर है। अब मान लो इस तीसरे हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन कर दें किससे R से, तो क्या बन जाएगा NRR। ये कहलाता है टर्सरी एमीन, तृतीयक एमीन बन गया। तीनों प्रकार के एमीन हो गए। ये एमीन कैसे कहलाते हैं, एलिफेटिक एमीन है। क्या है एलिफेटिक, यानी कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाते हैं एलिफेटिक एमीन कहलाते हैं। अगर मान लो R की जगह AR जुड़ा हुआ हो, यानी बेंजीन वलय जुड़ी हुई हो, क्या जुड़ी हुई हो बेंजीन वलय, बेंजीन वलय जुड़ी हुई हो, तो वो एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे एरोमेटिक एमीन। हम यहाँ एलिफेटिक ही बना रहे हैं, तो हमारा ये कौन सा एमीन बन गया भाई सेकेंडरी एमीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी भी यह अभिक्रिया नहीं रुकेगी, वहाँ से चली आ रही है। कब तक नहीं रुकेगी, जब तक कि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन भी ना हट जाए और ये 4 बंध ना बना ले, यानी लवण ना बना ले। तो यहाँ पर हो गया, हमने एक्सेस में लिया है इसको, फिर आगे फिर और अभिक्रिया कराते हैं CH3NH और दूसरा CH3 यहाँ नीचे लिख दिया मैंने, है ना, एक ही बात है, चाहे इसको ऐसे लिख दो चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही सूत्र है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Cl और CH3, फिर आ गया मेथिल क्लोराइड, फिर इसको निकाल दो बाहर और यहाँ पर क्या बनेगा CH3N, CH3 और CH3, ये कहलाता है तृतीयक एमीन, ट्राई एल्किल एमीन। इसको क्या बोलेंगे ट्राई मेथिल एमीन, या IPC नाम रखेंगे। तो यहाँ पर देखो मेन नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन पर 3 समूह जुड़े हुए हैं, 1 2 3, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं NNN ट्राई मेथिल एमीन। तो ये तीनों एमीन बन गए, लेकिन अभी भी अभिक्रिया रुक नहीं रही है। HCl बाहर निकल गया, इसमें भी क्या निकल गया HCl। ठीक है, यहाँ पर अब देखो नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो होते ही है। ठीक है, यदि नाइट्रोजन अपनी क्षमता से ज़्यादा बंध बना ले, यानी 3 बंध बना सकता है, चौथा भी बना ले, तो इसमें प्लस आवेश आ जाएगा। तो इसमें क्या है एक CH3 और जुड़ता है, CH3N, CH3 और CH3 प्लस में यहाँ पर क्या लगा दें हम CH3Cl। क्लियर है। तो अब देखो कि इसमें विभाजन होता है, ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है, इस पर प्लस आवेश आ गया CH3 पर। CH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया, तो क्या करता है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ प्लस लगा देंगे, तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा N CH3 CH3 और CH3 कोष्टक पर यहाँ क्या लगा देते हैं प्लस। ये प्लस किसका है नाइट्रोजन का है। अब प्लस से बाहर क्या है, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देंगे Cl माइनस। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि टेट्रामेथिल अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है चतुष्क लवण है, चतुष्क
लवण। अब देखो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl, ठीक है। इसकी संरचना यही होती है, NH 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 और NH, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या होता है प्लस और यहाँ पर क्या होता है Cl, लवण है ये भी। तो यहाँ पर देखो 4 हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्या लग गया, इसका नाम तो हो गया था अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, कितने हैं 4, तो नाम क्या हो जाएगा टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड लवण। ये लवण बन गया टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। तो अब ये अभिक्रिया यहाँ पर आकर रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको एल्किल हैलाइड को आधिक्य में लेकर एल्कोहलिक अमोनिया के साथ बंद नली में गर्म करते हैं तो एमीनों का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी सभी एमीन हो गए, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक एमीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये हो गया हमारा एमीनों का संश्लेषण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये एमीनों का संश्लेषण है, इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे मेन जो इम्पोर्टेंट है हमारा साइनाइड व आइसोसाइनाइड, नाइट्राइट व नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी एल्किल साइनाइड कैसे बनते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे बनते हैं। तो एल्किल साइनाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, तो साइनाइड यौगिकों को एल्किल साइनाइड एल्किल आइसोसाइनाइड को हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं एल्किल साइनाइड व एल्किल आइसोसाइनाइड का बनना। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 लिखवाऊंगा, इनमें से क्वेश्चन आते हैं अक्सर और प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को कई बार कि साइनाइड कैसे बन गया, आइसोसाइनाइड कैसे बन गया। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमें पता है कि जो साइनाइड होता है CN नाम सुना होगा, इधर बंद बनता है और एक होता है NC, इसमें नाइट्रोजन बंद बनाता है, ठीक है। तो ये एक क्या होता है उभय दंतुक होता है, उभय दंतुक लिगेंड्स भी बोल सकते हैं इसको, या नाभिक स्नेही भी बोल सकते हैं। यहाँ पर लिगेंड्स नहीं पढ़ रहे तो हम क्या बोलते हैं उभय दंतुक नाभिक स्नेही, क्या बोलेंगे नाभिक स्नेही। यानी इस पर माइनस आवेश होता है, इस पर भी माइनस आवेश होता है। इसमें R से कौन जुड़ता है, कार्बन बंध बनाता है। इसमें R से कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन। अगर मान लो नाइट्रोजन बंध बनाता है तो कार्बन बंध नहीं बनाएगा। उभयदंतुक का मतलब होता है कि एक बार में एक परमाणु से बंध बने। अगर नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो कार्बन नहीं बनाएगा, नाइट्रोजन R से जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। अगर कार्बन बंध बनाता है तो नाइट्रोजन अपना बंध तोड़ देता है। तो यहाँ पर कार्बन बंध बना रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन। कार्बन बंध बनाएगा तो उसको कहेंगे साइनाइड, एल्किल साइनाइड। और यदि नाइट्रोजन बंध बनाता है तो इसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। आजकल इनके नाम क्या होते हैं, नाइट्राइल भी बोलते हैं इसको, नाइट्राइल, और इसका नाम होता है आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। तो अब देखो ये आते कहाँ से हैं। एक तो हमारे पास यौगिक होता है कि जब हमें साइनाइड बनाना हो तो हम क्या लेते हैं, साइनाइड बनाना हो तो हम KCN लेते हैं, ठीक है। और आइसोसाइनाइड बनाना हो तो हम AgCN लेते हैं, सिल्वर साइनाइड लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोटेशियम साइनाइड। ध्यान से समझना, इसका नाम है सिल्वर साइनाइड। अब दोनों है तो एक ही सिल्वर साइनाइड। अब इनमें अंतर क्या होता है कि जब यदि किसी एल्किल हैलाइड से RH से KCN अभिक्रिया करता है तो KX बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, RCN। तो क्या बन गया ये कहलाता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। या एल्किल नाइट्राइल भी बोल सकते हैं हम,
एल्किल नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यदि हम RX की अभिक्रिया AgCN से कराते हैं तो AgX तो बाहर निकलेगा ही, साथ में यहाँ क्या बनेगा RNC, नाम होगा इसका एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखो यहाँ पर कि चीज़ तो वही है, सिल्वर पोटेशियम और AgCN, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ने बंद क्यों बनाया, कार्बन ने क्यों नहीं बनाया, यानी ये क्यों नहीं बना? तो इसका कारण होता है, हमने यहाँ सिल्वर साइनाइड लिया, ठीक है, हम यहाँ पर दूसरा भी ले सकते थे, लेकिन सिल्वर साइनाइड क्या होता है, एक सहसंयोजक यौगिक होता है, सहसंयोजक यौगिक, और ये होता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक। क्लियर है? अब हम इतना तो पढ़ सकते हैं कि जैसे आप पूछोगे सर ये तो आयनिक यौगिक हो गया और ये सहसंयोजक यौगिक। अब चलो हमने याद कर लिया, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि ये आयनिक यौगिक है और ये सहसंयोजक यौगिक है? इसके लिए पता लगाना होता है, क्योंकि देखो जो पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था कि कोई भी यौगिक, जैसे मान ये हुआ चाहे ये हुआ, पूर्ण रूप से ना तो आयनिक होता है और ना ही सहसंयोजक। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था, तो हेनी स्माइथ का एक फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार क्या होगा, उसके अनुसार हम इनका आयनिक प्रतिशत गुण निकालते हैं कि कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट सहसंयोजक है। अब मान लो हम KCl की बात करें या HCl की बात करें, अब यौगिक क्या होते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जिनमें आयन बने, आयन आपस में अभिक्रिया करें, वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लो हम इसी की बात करें H+ और Cl-, दोनों जुड़े क्या बनाया, HCl, तो हम कहेंगे ये तो आयनिक यौगिक है। क्लियर है? अब सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, समान साझा हो और अपना अष्टक और द्विक पूरा करें। छोटी क्लासों में पढ़ा था, 9वीं 10वीं में पढ़ा था। अब हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्लोरीन को 1 की ज़रूरत है, इसको द्विक पूरा करना है, 2 की ज़रूरत है, तो ये दोनों आपस में साझा कर लेंगे तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो अब हम कहेंगे ये तो साझा करके बना है। क्लियर है? ये HCl बना आयनों से, ये बना साझे से। अब इसमें तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसको आयनिक कहें या सहसंयोजक कहें HCl को? तो इसका क्या होता है कि इनकी जो विद्युत ऋणताएँ होती हैं, इनमें अंतर के आधार पर इनका निर्धारण करते हैं कि ये आयनिक है या सहसंयोजक है। अब HCl में दोनों ही गुण होते हैं, कौन कौन से, आयनिक भी गुण है और सहसंयोजक गुण भी होता है, सभी में होते हैं, इसी में नहीं, इनमें भी है ना। लेकिन जो गुण ज़्यादा होता है वो यौगिक होता है। इसको आयनिक यौगिक इसलिए कहते हैं, इसमें आयनिक गुण ज़्यादा है। इसको सहसंयोजक इसलिए कहते हैं कि इसमें सहसंयोजक गुण ज़्यादा है और आयनिक गुण कम है, क्योंकि इसको हम तोड़ते हैं Ag+Cn-, ये लिखते हैं ना कोई भी रासायनिक अभिक्रियाओं में। लेकिन यहाँ पर क्या रखा था क्राइटेरिया कि यदि इनकी विद्युत ऋणताओं में, ध्यान से समझना, विद्युत ऋणताएँ En, ठीक है, En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि किसी यौगिक में बंध बनाने वाले परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 होता है तो वह यौगिक 50% तो आयनिक होता है और 50% सहसंयोजक गुण रखता है, यानी 50-50। और यदि इससे गुण कम हो जाता है 1.7 से, तो वो क्या होगा, सहसंयोजक प्रकृति का होगा, सहसंयोजक प्रकृति होगी। और यदि इससे अधिक हो जाता है, 1.7 से अधिक हो गया, तो वो कहलाएगा आयनिक, आयनिक प्रकृति का यौगिक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है कि इनकी विद्युत ऋणताओं में एक चीज़ याद रखना पहचानने के लिए, इनकी विद्युत ऋणताओं में यदि अंतर 1.7 से कम है तो सहसंयोजक और अधिक है तो आयनिक यौगिक। टेबल में
विद्युत ऋणताएँ दी हुई है, मेन परमाणुओं की चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अब हमें इसमें कंफ्यूज था KCN और AgCN में कि कौन सा आयनिक है और कौन सा सहसंयोजक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखो कि पोटेशियम की जो विद्युत ऋणता है En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये है इसकी En कार्बन की, और ये है इसकी सिल्वर की En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब यहाँ पर जो बात कर रहे थे हम, इसमें कौन है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन बंध बनाता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन बंध बनाता है, ये वाला कार्बन नहीं बनाता, यानी आइसोसाइनाइड जुड़ता है। अगर हम इनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर निकालें, पोटेशियम और कार्बन की विद्युत ऋणताओं में अंतर निकालें, तो क्या होता है कि इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर निकालो और इसमें इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर निकालते हैं, ठीक है। KCN की विद्युत ऋणता में अंतर इसमें आता है लगभग 1.7 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक है, यानी 1.7 के लगभग आता है, उससे कम नहीं होगा। और इनका अंतर निकालें तो जैसे मान लो 15 में से 8 गए तो ये 1.6 के करीब आ गया अंतर, ये, ठीक है। तो देखो ये अंतर कितना है, 1.7। अब हमने क्या बताया था कि यदि अंतर 1.7 आए तो वो क्या होगा, आधा आयनिक होगा, आधा सहसंयोजक, 50-50% होगा। अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए तो यौगिक क्या होगा, आयनिक, आयनिक कहलाता है। या 1.7 आ जाए या 1.7 से ज़्यादा आ जाए तो आयनिक कहलाता है। तो यहाँ 1.7 आ गया है तो ये KCN, ये क्या होगा, यौगिक आयनिक होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर कार्बन और सिल्वर की विद्युत ऋणताओं में जो अंतर है वो निकालें, 2.55 माइनस 1.98, तो अंतर आता है 1.6, यानी ये क्या हो गया, 1.7 से कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम, तो कम में क्या होगा, सहसंयोजक यौगिक। यहाँ तक क्लियर है। तो हम कह सकते हैं AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है, जबकि KCN एक आयनिक यौगिक है। अगर आयनिक यौगिक एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करता है, RH से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, ये बनाता है RCN, एल्किल साइनाइड। और यदि AgCN अभिक्रिया करता है RH से तो ये क्या बनाएगा, RNC बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। जहाँ तक है ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। वैसे आप तो ज़्यादा नियम में चक्कर में मत पड़ो, बस ये याद रखते हैं कि यदि विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 या उससे अधिक है तो यौगिक आयनिक होगा, और यदि इससे कम है तो यौगिक सहसंयोजक होता है। और इसकी प्रतिशत मात्रा हेनी स्माइथ के फॉर्मूले से निकालते हैं कि कितना प्रतिशत आयनिक है और कितना प्रतिशत सहसंयोजक है। वो हम 11th के चैप्टर में 11th की वीडियो में बता देंगे। अब तो यहाँ पर इतना याद रखो कि यहाँ पर ये कैसा है और ये कैसा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ ज़रूरत पड़े, आपको लगे कि नई चीज़ है, वहाँ तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि कहने की ज़रूरत ना पड़े बार बार। अभी आपको लगता है इसमें अंतर क्या है, ये तो इसमें हम स्पष्ट लिखवा देते हैं। नीचे मैं नोट डाल के लिख देता हूं, यदि तत्वों की विद्युत ऋणताओं में अंतर 1.7 या इससे अधिक है तो यौगिक आयनिक होता है, और यदि 1.7 से कम है और यदि अंतर 1.7 से कम है तो यौगिक सहसंयोजक प्रकृति का होता है, सहसंयोजक प्रकृति का होता है। अब देखो सहसंयोजक में भी दो होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक और अध्रुवीय सहसंयोजक। तो वो उसमें और भी इसमें डिफरेंस आ जाता है, यानी और भी कम हो जाती है विद्युत ऋणताएं।
तो वो क्या हो जाए, सहसंयोजक और ध्रुवीय और अध्रुवीय। यहाँ पर ये देना, कोई इससे कम हुआ तो सहसंयोजक और इससे या अधिक हुआ तो यौगिक क्या होगा, आयनिक होगा। इसको नोट कर लो आप। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं पोटेशियम की विद्युत ऋणता ये है, कार्बन की ये है, यानी KCN है तो ये अंतर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आयनिक यौगिक है। और यदि Ag और C के बीच में है, इनमें जो अंतर है वो 1.6 है, तो हम कह सकते हैं 1.7 से कम आ रहा है, तो घट रहा है, जिसका मतलब ये सहसंयोजक यौगिक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लिखते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। जैसे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम साइनाइड से करा दें, यहाँ पर CH3Cl प्लस में KCN यानी पोटेशियम साइनाइड, नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, मेथिल क्लोराइड। आप नाम लिखने की आदत डाल लें, अच्छी आदत है ये। तो इसमें ऐसे करेंगे तो हमारा KCl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कार्बोनाइन पर अटैक करेगा और ये सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CN यानी मेथिल नाइट्राइल और प्लस में KCl बाई प्रोडक्ट बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम इनको देखकर लैंग्वेज अपने उससे लिख सकते हैं कि जब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो मेथिल साइनाइड या नाइट्राइल बनते हैं। ये आगे क्या काम आते हैं, आगे एमिनो यौगिक, एमाइड यौगिक बनाने के काम आते हैं। तो नेक्स्ट भी उसमें वीडियो में जब हम एमीन पढ़ेंगे तब भी ये अभिक्रियाएँ काम आएंगी वहाँ पर, तो इसलिए यहीं पर याद कर लो तो वहाँ आसानी रहेगी याद करने में। नेक्स्ट है, ये कैसा यौगिक है, आयनिक, आयनिक यौगिक है। अब CH3Cl प्लस में सिल्वर साइनाइड AgCl, नाम क्या है, सिल्वर साइनाइड। ये कैसा यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है, सहसंयोजक यौगिक है। तो सहसंयोजक यौगिक में क्या होता है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर कार्बोकैटायन को दे देता है और बंध बना लेता है और AgCl बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर CH3NC प्लस में AgCl का अवक्षेप बन जाता है, ये बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या करते हैं, ये क्लोरीन का प्रतिस्थापन कर देते हैं और आकर खुद जो यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये तो था साइनाइड और आइसोसाइनाइड का प्रतिस्थापन। अब यहाँ पर देखो, जो मेथिल साइनाइड यौगिक बना था KCN से अभिक्रिया कराने पर एसन विधि द्वारा ये बना। अब यदि इसका हम पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन का मतलब है कि हमें क्या करना है, जो हमारा ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, हमें ये तीनों बंध तोड़ने हैं, यानी नाइट्रोजन को अलग करना है। तो नाइट्रोजन को अलग करना क्या कहलाएगा, पूर्ण जल अपघटन। एक होता है आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन का मतलब है कि जो CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हैं, हम एक बंध भी तोड़ सकते हैं तो भी आंशिक जल अपघटन, दो बंध भी तोड़ सकते हैं तो भी आंशिक जल अपघटन। अगर इसको तीसरे को भी हटा देते हैं तो पूर्ण जल अपघटन कहलाता है। अब ये टूटते कैसे हैं, जल के द्वारा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ते हैं, H2O, किसकी उपस्थिति में, तनु HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो कितने जल के अणुओं की जरूरत पड़ेगी, हमें नाइट्रोजन को कम्प्लीटली हटाना है तो 3 बंधों से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 जल के अणु तो जुड़ेंगे और एक जल का अणु बाहर निकलेगा, -1 H2O। तो कितना बच गया, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 H2O भी लिख सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे क्या होता है। अब जैसे मान लो ये यौगिक है हमारे पास, इसमें हम जोड़ते हैं जल H2O, ठीक है। तो H2O में क्या होगा, HOH, क्लियर। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन इसके पास आए, OH माइनस का हो गया, H प्लस का हो गया, यानी इसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ से ये हटा दिया हमने, इस तरह से जल के 2 टुकड़े हो गए, नाभिक स्नेही और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही।
अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है? नाइट्रोजन की। तो बंद के इलेक्ट्रॉन आए नाइट्रोजन के पास, ठीक है। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये माइनस का हो गया, यानी ऋणावेशित हो गया, और ये कार्बन कैसा हो गया? धनावेशित। हाँ, यानी हमने एक बंध तोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, टूट गया ना एक बंध। तो एक बंध तोड़ने से क्या हुआ? यहाँ माइनस आया और यहाँ पर प्लस आया। अब माइनस को तो यहाँ पर जोड़ दो, इसको यहाँ पर जोड़ दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? ये मैं इधर बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा CH3C। यहाँ पर क्या जोड़ना है भाई? OH, ये जोड़ दिया OH, ठीक है। और दो बंध बचे हैं अभी, N से क्या जोड़ दिया? H, ये H यहाँ आ गया। तो ये यौगिक बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं? अभी भी दो बंध और तोड़ने हैं हमें, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? फिर जल का अणु ले लेते हैं HOH। ये बंध तोड़ दिया, ये माइनस का H और ये प्लस का। यहाँ तक क्लियर? इसमें भी ये बंध तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास आ गए, तो नाइट्रोजन के पास आए तो ये बंध हट गया, यहाँ से हटा दिया हमने। नाइट्रोजन पर कैसा आवेश आ गया? माइनस का, और कार्बन पर क्या आ गया? फिर प्लस का आ गया। फिर कौन जुड़ जाएगा? OH यहाँ पर जुड़ेगा, H यहाँ पर। तो हमारा जो नेक्स्ट यौगिक बनेगा वो क्या हो गया? CH3C, OH और OH, दो OH जुड़ गए। एक बंध अभी भी बचा हुआ है, NH से क्या जुड़ जाएगा? H जाकर यहाँ हो गया NH2। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अभी हमें A बंध और तोड़ना है, फिर इसमें क्या जोड़ दो? फिर जल का अणु जोड़ दो, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ से ये बंध टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो ये हट गया यहाँ से। यहाँ पर क्या आ गया हमारा? प्लस, और ये आ गया माइनस। इससे इसको जोड़ दो, इसको यहाँ पर जोड़ दो, तो क्या बनेगा? CH3C। इस C से कितने OH जुड़ गए? दो तो पहले जुड़ गए थे, तीसरा ये जुड़ गया। यहाँ पर OH, दूसरा OH, तीसरा OH, क्या बाहर निकल गया? NH3, यानी अमोनिया। अमोनिया निकल गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये अमोनिया किससे अभिक्रिया करता है? HCl से। तो अमोनिया प्लस में HCl जोड़ते हैं तो क्या बनता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब इसका क्या करें? ये तो ट्राईऑल बना है, इसमें से जल का अणु बाहर निकाल दो भाई। कैसे? जैसे मान लो ये बंध यहाँ से टूटा, इधर डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड आते ही कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 5। तो तुरंत ही यहाँ से जैसे ये बंध आता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ निकल जाता है, तो हमारा OH माइनस बाहर निकल गया और H प्लस बाहर निकल गया। ये दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? ये दोनों मिलकर जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, H2O। तो H2O निकलने के बाद क्या बचता है? ये CH3, ये लिख दिया। यहाँ पर लिखो C, लिख दिया सर। यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड हो गया, नीचे लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O। और क्या बचा? ये तो यहाँ से हट ही गया, यहाँ से H हट गया, अब ये बच गया, ये यहाँ लिख देता हूँ OH। तो क्या बन गया? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम कह सकते हैं कि जब मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन किया जाता है तो अम्ल बनते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसिटिक अम्ल बनता है या कौन सा अम्ल बनता है। सामान्य रूप से याद रखो कि जब एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता है तो अम्ल बनते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस में NH4Cl। हम इसकी जगह पर NH3 भी लिख सकते हैं, अमोनिया, इतना भी लिख सकते हैं, NH4Cl मत लिखो भले ही। तो ये क्या बन गया? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गए। कब? पूर्ण जल अपघटन हुआ तो। अब देखो हमने यहाँ 2 H2O क्यों लिखे? कारण है इसका, जब हमने यहाँ से अभिक्रिया शुरू की थी तो एक जल का अणु यहाँ जोड़ा था, ठीक है, यहाँ से ये बन गया, फिर दूसरा जल का अणु यहाँ जोड़ दिया, ठीक है, इसमें जल का अणु जुड़ा तो ये बन गया, तो इसके बाद हमने तीसरा अणु यहाँ जोड़ दिया तो इस क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास। 3 जल के अणु जोड़े, अब इसमें से क्या हुआ? एक जल का अणु बाहर निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया? -H2O। तो कितने बच गए? 3 जोड़े
एक बाहर निकल गया, तो कितने बचे? 2 H2O। इसलिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं? 2 H2O लिख देते हैं। ये तो हो गया हमारा पूर्ण जल अपघटन। अब है आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन, क्लियर है? अब आंशिक जल अपघटन का मतलब होता है कम जल के अणु लेना, H2O जोड़ना है। अब देखते हैं कितने जोड़े। यदि हम एक बंध को तोड़ते हैं तो एक जोड़ेंगे, 2 बंध को जोड़ेंगे तो दूसरा जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो तीसरा जोड़ते हैं, तो तीनों टूट जाते हैं तीसरे में, तो पूर्ण जल अपघटन हो जाता है। आंशिक जल अपघटन में क्या करते हैं? इसी तरह से हम यहाँ पर आए, एक जल का अणु जुड़ गया तो हमारा ये बना, ठीक है। इसमें एक जल का अणु ही जोड़ेंगे और बाकी इसका पुनर्विन्यासित कर देंगे। ये किसकी उपस्थिति में होगा? सांद्र HCl की उपस्थिति में। वो तनु में था, ये सांद्र में होगा। तो यहाँ पर एक जल का अणु जोड़ते हैं तो क्या बनता है? CH3C, यहाँ पर क्या जोड़ दिया? OH, डबल बॉन्ड NH, ये बना, यही बनता है ना, ये वाला यौगिक NH। 2 बंध बचे हुए हैं कार्बन में, कैसे? अभी दिखाते हैं इसको, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा तुम्हें, लेकिन क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये मैकेनिज्म में बार बार आएंगी, है ना। कई बार सवाल आता है ये कैसे बना, हम सीधा ही क्या लिख देते हैं, ये अभिकारक लिखा, पूर्ण जल अपघटन कराया, ये बन गया। अब ये बना कैसे है वो चीज़ देख लो आप कि वो कैसे बना है। हमारे पास ये था CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, हमने ये बंध यहाँ पर तोड़ दिया तो ये क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड N, N पर क्या आ गया? माइनस, इस पर क्या आ गया? प्लस। अब इससे क्या जोड़ेंगे? जल का अणु। जल का अणु का मतलब होता है H प्लस OH माइनस। अब ये प्लस तो यहाँ जुड़ जाएगा, OH कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर। अब ये यहाँ पर जुड़ा तो क्या बन गया? ये बन गया CH3C, C से क्या जोड़ दिया नीचे? OH। यहाँ पर 2 बंध है, N से क्या जोड़ दिया? H। देखो यही बनाया मैंने वहाँ पर। अभी ये बना नहीं है कंप्लीट, अब इसमें क्या होगा? पुनर्विन्यास होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर H स्थानांतरण। कैसे होगा? ये है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, OH को अलग करके लिख दिया, वो एक साथ जोड़ रखा है। अब देखो यहाँ पर इस बंध, ये वाला बंध टूटकर यहाँ आ गया तो कार्बन के कितने बंध हो गए? 1 2 3 4 और एक ये और आ गया 5वां। तो क्या होगा? तुरंत ही इनमें से बंध टूटेगा, या ये टूटे या ये। तो कौन सा टूटता है? यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो विद्युत ऋणताएं बराबर हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ विद्युत ऋणताओं में अंतर है। तो ये वाला बंध के इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएंगे? नाइट्रोजन पर, ठीक है। अब नाइट्रोजन पर आए तो ये नाइट्रोजन कैसा हो गया? माइनस का। इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसके पास आए? ऑक्सीजन के पास, तो ये कैसा हो गया? प्लस का। और यहाँ से बंध हट गया, अलग हो गया हाइड्रोजन। यहाँ से ये बंध हट गया, इस पर क्या आ गया? यहाँ आ गया माइनस, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा? एक ही बंध बचा। यहाँ पर देखो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर गए थे ये माइनस हो गया, ये कैसा हो गया? प्लस का। ये ऑक्सीजन कैसा हो गया? ये हो गया माइनस का, ठीक है। मैं आयनिक विधि से भी बता रहा हूँ, आयन बन गए। अब प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो, ये प्लस ये माइनस, दोनों जुड़ के क्या बना लेंगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाया तो इसको ऐसे लिख देंगे CH3C, नीचे क्या कर दूँ? डबल बॉन्ड O, हो गए, प्लस माइनस हट गए। अब आगे चलो, यहाँ पर क्या था? N माइनस का H प्लस का, ये H यहाँ से हटकर यहाँ चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया? NH2। अब ये किसका सूत्र है? ये है एसिड एमाइड का। किसका सूत्र है? एसिड एमाइड का। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, ये बंद यहाँ पर और ये यहाँ पर, और ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O NH2। नाम है इसका, आप कॉमन नाम भी लिख सकते हो, एमाइड या एसिड एमाइड, एसिटामाइड भी बोलते हैं इसको, एसिटामाइड या एसिटामाइड बोलते हैं। तो ये बन गया आंशिक जल अपघटन से। तो एक जल के अणु की जरूरत पड़ी और ये इसमें लिख दिया। तो यहाँ पर यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको फिर मिटा दो, फिर मैं तीसरी कंडीशन में लिखते हैं।
आंशिक जल अपघटन यानी हमें पूरे बंध नहीं तोड़ने इनके बीच के, साइनाइड के बीच के, आधा होगा तो ये बन गया। अगर एक बंध और तोड़ देंगे तो एमीन भी बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, फिर आंशिक जल अपघटन कराते हैं। एक वैज्ञानिक ने और कराया था जल अपघटन, जिसको हम स्टीफन कहते हैं, है ना। वो उसने भी क्या किया था, आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, Sn प्लस में HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया था उसने। क्या कराया था, अपचयन, जिसको क्या बोलेंगे, आंशिक अपचयन या स्टीफन अपचयन। प्लस में H2O, ये किसने कराया था, इसको स्टीफन विधि बोलते हैं, स्टीफन अपचयन भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या बनते हैं स्टीफन अपचयन में, यहाँ तक आ जाएंगे, वही विधि होगी इसमें भी। दो जल के अणु निकाल देंगे और यहाँ बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं इसमें। तो ये एल्डिहाइड कैसे बनता है वो देखते हैं इसमें। आंशिक जल अपचयन में क्या करते हैं, एल्डिहाइड कैसे बना, आंशिक अपचयन, इसको स्टीफन अभिक्रिया भी बोलते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। ये कार्बोनिल यौगिकों में हम फिर से पढ़ेंगे स्टीफन अभिक्रिया यानी एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण में। तो इसमें कैसे होता है अभिक्रिया कि जब यदि हम यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, अपचयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, क्लियर है, हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो जैसे ये बन गया यहाँ पर एसिटिक अम्ल, तो इसका क्या कर देंगे CH3 डबल बॉन्ड OH, इसका अपचयन कराएंगे इस तरह से। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जोड़ना, H2 से अभिक्रिया कराएंगे, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड H, एल्डिहाइड में बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये तो आंशिक अपचयन था, अब है आंशिक पूर्ण अपचयन, पूर्ण अपचयन। ये अपघटन लिख दिया था या अपचयन कर लेना। पूर्ण अपचयन किसकी उपस्थिति में, सोडियम प्लस में एथेनॉल C2H5OH की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो ये पूर्ण अपचयन है, कंप्लीटली कैसा अपचयन है, पूर्ण अपचयन। अब पूर्ण अपचयन का मतलब इसमें जल के अणु का कोई योगदान नहीं होता। यहाँ जल का अणु भी था और H भी थे, है ना। जहाँ पर ये आ जाए इसका मतलब अपचयन भी होगा और ये जल भी जुड़ रहा है। जल से तो क्या बन गया, यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आने के बाद इसको अपचयन कराते हैं तो ये बन जाता है और जल के अणु का निष्कासन होता है। पूर्ण अपचयन का मतलब होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। हम इनकी अपचयन अभिक्रिया कराते हैं, यानी H से अभिक्रिया कराएंगे। इसमें विषमांश विखंडन होगा, एक H प्लस का हो गया, एक हो गया माइनस का। यहाँ से ये बंध हटा, इसके इलेक्ट्रॉन किस पर गए, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन कैसा हो गया, माइनस, कार्बन हो गया प्लस का, ये बंध हट गया। प्लस का यहाँ जोड़ दो, माइनस का यहाँ जोड़ दो, तो हमारे पास क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब फिर से H2 जोड़ दो, H2 में क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्लस का और एक होता है माइनस का, फिर ये बंद हो गया यहाँ पर। तो ये H तो यहाँ जुड़ गया और ये H यहाँ जुड़ गया, तो क्या बन गया CH3 CH2 और NH2। तो ये क्या बन गया, एमीन बन गया यहाँ पर CH3 CH2 और NH2। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, तो यहाँ लगा देंगे हम 4। तो ये हो गया हमारा अपचयन। तो इसमें अपचयन में क्या बनता है, एमीन बनते हैं, एमीन। तो ये तो था मेथिल साइनाइड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मेथिल आइसोसाइनाइड बनता है उसके आगे क्या क्या बनते हैं। ये अभिक्रियाएं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में रिपीट होंगी। यहाँ तो हमने ये बताया था, आप इस चैप्टर में इतना याद रखो कि इसका आयनिक यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं साइनाइड और सहसंयोजक यौगिक से अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी हो, जहाँ तक है समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाए तो ये आसानी से हम इनको कर सकते हैं। ये अभिक्रिया इनसे बनती हैं। इसमें क्या बना, एमाइड बना, इसमें अम्ल बना, इसमें एल्डिहाइड बना, इसमें एमीन बन गया। इस तरह से ये मेथिल साइनाइड का अपचयन और जल अपघटन करा दिया गया।
तो इस वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मैं अजय कुमार इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।